नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। सिडनी के कूडोज बैंक एरेना में जिसने भी पीएम मोदी का जलवा देखा बस देखता ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। ये ऐसा जलवा है पीएम मोदी का जिससे देश की लेफ्ट लिबरल जमात को मिर्ची लग गई है। विपक्ष डर गया है। पाकिस्तान और चाइना सदमे में है। 2024 के लिए लामबंद हो रहे विपक्ष को पीएम मोदी विदेश से क्या संदेश दे रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए अंजू जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत मेरा अभिनंदन और नमस्कार। ओमकार जी, आज तो वो कौन सा हिंदुस्तानी होगा जिसका सीना फक्र से चौड़ा नहीं हो गया होगा जब उसने सिडनी में पीएम मोदी का जलवा देखा होगा। सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से ये 6 दिवसीय दौरा शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, जो खुद चल कर के उनके पास आए और आकर के उनको गले से लगाया, चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो, या मेजबान देश के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हों, सबने बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बाइडेन के जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में कितने लोकप्रिय हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। 22 जून को व्हाइट हाउस में जो डिनर आपके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए लोग सिफारिश से लड़वा रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने लोकप्रिय हैं हमारे यहाँ, और मुझे तो आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हालांकि ये बात उन्होंने हंसते हुए कही, लेकिन इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है, नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, वो मतलब 7 समंदर पार अमेरिका जैसे देश में, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का जितनी गर्मजोशी के साथ मिलना, हालांकि कुछ ऐसे प्रसंग रहे, कुछ ऐसी घटनाएं रही जिनकी वजह से भारत को पिछले दिनों नाराजगी जाहिर करनी पड़ी, और यहाँ जो ब्रिटिश उच्चायोग है वहाँ से सुरक्षा विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि हमारे उच्चायोग पर वहाँ कुछ बदसलूकी की गई थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ खालिस्तानियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। इसके बाद जब जापान का अपना दौरा खत्म करने के बाद पापुआ न्यू गिनी गए, तो वहां पर भी जिस तरह का उनका अभिनंदन हुआ, सत्कार हुआ, और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हवाई अड्डे पर ही जिस तरीके से उनके पैर छू करके आशीर्वाद मांगा, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है, अभूतपूर्व घटना भी है। बिल्कुल। दोनों देशों का, मतलब पापुआ न्यू गिनी और फिजी, दोनों देशों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। और अब जब वो अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, तो सिडनी में आप देख ही रहे हैं, कूडोज बैंक एरिना में क्या माहौल है, क्या माहौल था। करीब 20,000 भारतीय, और पूरे समय मोदी मोदी के नारे वहां लग रहे थे। अब जो उनके विरोधी हैं, उनके पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक सी बात है। ये लोग एक दुष्प्रचार करते रहे, चाहे अमेरिका के बोस्टन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी रैली रही हो, या मेडिसन स्क्वायर पर रही हो, कि सब चूंकि गुजराती बहुत हैं तो वो पहुंच जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में क्या सारे 20,000 लोग गुजराती ही हैं? दूसरी बात ये है, 2014 में, 2019 में क्या सारे गुजरातियों ने ही नरेंद्र मोदी को जिता करके प्रधानमंत्री बनवाया है, या गुजरात के बाहर भी उनको वोट मिले हैं? गुजरात में तो 25-26 सीटें हैं, तो बाकी सीटें कहाँ से आई हैं? तो आप दुष्प्रचार करिए, जो आपको मन में आए वो करिए, लेकिन हकीकत ये है कि आज नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, ग्लोबल रेटिंग क्या आई थी, और पिछले करीब करीब 2 साल से ग्लोबल रेटिंग क्या आ रही है, या ये क्या भारत में तैयार हो रही है, ये भी अमेरिका की एक एजेंसी के द्वारा ही मतलब प्रतिपादित की जाती है।
तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि, और अपने भाषण में भी नरेंद्र मोदी ने जो जो चीजें गिनाई हैं, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो उन पर आएंगे। लेकिन आज भारत की जो पोजीशन है पूरी दुनिया में, वो एवे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है, मतलब हवा में नहीं है वो। भारत आज अगर सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आया है, भारत की प्रतिभाएं अगर अमेरिका और दूसरी देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सोशल मीडिया मंच हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उनके सीईओ बने हुए हैं, तो ये एक दिन में एक रात में नहीं हुआ है, एक बहुत लंबा सिलसिला है। और खास तौर से 2014 के बाद से भारत में जिस तरह के बदलाव आए हैं, भारत के बारे में जिस तरह का लोगों का परसेप्शन बना है, वो अपने आप में गर्व करने लायक बात है। जी। बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि यहाँ पे जहाँ 20,000 भारतीय मौजूद हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं। वो पीएम मोदी के लिए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। आप सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आ रहा है जो कि भारतीय समुदाय के तरफ से आयोजित किया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पहुंचे और पीएम मोदी की अगवानी उन्होंने की। ये तीसरा देश है जब हम देख रहे हैं कि जब इस तरह का भारतीयों का जमावड़ा रहा और प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया, और उस देश के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद रहे। एक बार हमने लंदन में देखा था, तब भी वहाँ के प्रधानमंत्री मौजूद थे, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया और नरेंद्र मोदी की शान में उन्होंने कसीदे गढ़े और उनकी जम करके तारीफ की। दूसरा, जब डोनाल्ड ट्रंप शायद बोस्टन में था कार्यक्रम, और बड़ा बड़ा स्टेडियम था वहाँ भी, और वहाँ भी अमेरिका भर से लोग पहुंचे थे सुनने के लिए। हालांकि तब तमाम तरह की बातें कही गई, उसको एक विवादित मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया कि मोदी ने वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया था, उनके पक्ष में वोट देने की बात कही थी। और तीसरा मौका यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अब जो कुडोस बैंक एरिया, और यहीं पर 2014 में भी नरेंद्र मोदी गए थे और अब फिर गए, और फिर वैसा ही उनका स्वागत। और यहाँ के प्रधानमंत्री का भी मौजूद रहना और नरेंद्र जी। मोदी को मतलब बॉस बताना, लीडर बताना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए है कि जो बदलता हुआ भारत है और जो भारत का महत्व है, क्योंकि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ही नहीं है। जब कोविड काल में दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, और जो ऐसे संकट काल में इस तरह की वैक्सीन वगैरह शोध करके बनाने वाले देश रहे हैं, स्वनाम धन्य भी कह सकते हैं, या उसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठापूर्ण कार्य करते रहे हैं। उनको तो ये लग रहा था ना कि चाहे चीन हो, अमेरिका हो, दूसरे देश हो, यहाँ तक कि रसिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हों, कि भारत जो है वो बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, हमारे लिए एक बड़ा मार्केट है, एक एक बड़ा अवसर है। भारत हमारे पास ही तो आएगा वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन जब भारत में एक नहीं, दो-दो वैक्सीन एक साथ बन करके तैयार हुई, और जिसका चर्चा भी किया है आज नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा जी। है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम अगर किसी ने किया, तो वो भारत है। और केवल बिल्कुल। अपने यहाँ वैक्सीनेशन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो आज खुलासा किया है 150 देशों से अधिक को हमने वैक्सीन भेजी। और उसी का नतीजा हम देखते हैं ना, जो सम्मान बढ़ रहा है, कि जिस समय लोग नफे नुकसान का हिसाब लगाते हैं, और बहुत सारे देश तो भारत से उम्मीद कर रहे थे, और भारत के भीतर भी बैठ करके कुछ लोग तो अ, विदेशी दुष्प्रचार। वैक्सीन खरीदने के लिए बैटिंग कर रहे थे। पता नहीं उनको हम्म। कितना मोटा कमीशन मिलने की संभावना थी, लेकिन वो तो कर रहे थे।
ऐसे में अगर भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है, तो फिर वैसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे पापुआ न्यू गिनी में हमें देखने को मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। ये सम्मान ऐसे ही नहीं आता है। और एक और घटना का ज़िक्र उन्होंने किया है कि और बिना इस चीज़ का उल्लेख किए उन्होंने इस बात का स्मरण कराया है कि जब तुर्की में भूकंप आया, तो सबसे पहले पहुँचने वाले मददगार देशों में भारत भी था। हम जानते हैं कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, बददिमाग राष्ट्रपति हैं, वो किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा करते रहे हैं भारत के खिलाफ, कश्मीर को लेकर के। और अभी भी जो 3 देश पाकिस्तान प्रेम में नहीं पहुंचे हैं श्रीनगर, उनमें चीन, उनमें तुर्की और सऊदी अरब, जो G20 के सदस्य देश हैं। जी। उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। उससे कोई ये तो है नहीं कि G20 का जो खास तौर से टूरिज्म को लेकर के जो चैप्टर यहाँ रहा है, उसमें अभी भी 160 के आसपास प्रतिनिधि पहुंचे हैं 17 देशों के। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तुर्की पहुंचने वाले पहले मददगार देशों में थे। और ये हम बताता है पूरी दुनिया को कि जो हमारा नारा है G20 का भी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये उसको चरितार्थ करता है। तो ये एक विजन है, एक कहना चाहिए कि बड़प्पन है। और इतनी पुरानी सभ्यता है भारत, लोकतंत्र का जिसको कह सकते हैं कि फादर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसको लेकर के सारे देश अब सीरियसली सोचने लगे हैं। वरना एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति भाव ही नहीं देते थे, या दूसरे देश जो हैं वो गंभीरता से लेते ही नहीं थे। तो जो भी हम इस समय वातावरण देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, दिन रात का एक परिश्रम है। और एक बात और कहूँगा मैं, 2014 से 2019 के बीच में जब दुनिया भर के देशों की यात्रा कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कुछ लोग उनकी आलोचना करते थे कि दुनिया के भ्रमण पर निकले हुए हैं, अच्छा भारत आ गए हैं, भारत कितने दिन रहेंगे, इस तरह की बातें करने लगे थे। जी। लेकिन आज दुनिया भर में अगर भारत को चुटकी बजाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान होता है, जैसे खाड़ी के देशों में भी कई बार भारतीय फंसे हैं, इसी तरीके से अभी हमने यूक्रेन में देखा, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जिस तरीके के वहाँ 20-22 हजार भारतीय और स्टूडेंट्स फंस गए थे और उनको निकाला, ये कोई हंसी मजाक की बात थी? अफगानिस्तान से, सूडान से, ऐसे बहुत सारे देशों से हमने भारतीयों को निकाला है संकट के समय। ये ऐसे ही हो गया। जब आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बनते हैं, जब आप बहुत सारे ऐसे अननोन से लगने वाले देशों की यात्रा करते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तब जाकर के ये चीज़ें होती हैं, वरना ऐसे नहीं होती है। तो उनकी समझ में अब आ रहा होगा कि वो 5 देशों में जो उनकी यात्राएं थी दुनिया भर के देशों की, उसका मतलब हम लोगों को हल क्या मिल रहा है अब। बिल्कुल। सर, और आप जो छोटे-छोटे देशों की बात कर रहे हैं ना, देखिए आप पापुआ न्यू गिनी हो या फिजी हो या रिपब्लिक ऑफ पलाउ हो, ये छोटे-छोटे आइलैंड से देश हैं और यहाँ पर पीएम मोदी गए और जैसा सम्मान उनको मिला, सबने सर्वोच्च सम्मान दिया अपना। उसकी वजह ये थी कि इन देशों को बड़े-बड़े देश तो दबा कर चलते हैं, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, उसमें इनको खास जगह दी गई है। और फिर इन सभी देशों को भारत ने वैक्सीनेशन किस तरह से फ्री में दिया था, उसके गुणगान वो सारे देश कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पर, और उनके प्यार में, सम्मान में ये सभी तो दिख रहा है। देखिए, ये जो प्रशांत क्षेत्र है, ये हमारे लिए रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम, खास तौर से जिस तरीके का एटीट्यूड पिछले कुछ समय से 2020 से खास तौर से चीन का रहा है, जिस तरीके से उसने पूर्वी लद्दाख के इलाके में भी और उससे पहले 2017 में डोकलाम में भी
घुसपैठ करने की कोशिश की या हमें चुनौती देने की कोशिश की, जो हमारी शक्ति है उसको आज़माने की कोशिश की। उसके मद्देनज़र चाहे ताइवान हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं, कुल मिलाकर के 21 देश हैं, हम्म। जो चीन की जो अतिवादी, सामंतवादी और विस्तारवादी नीति का एक तरीके से दंश झेलने के लिए अभिशप्त किए गए हैं, अतीत में किए गए हैं। इधर तो क्वाड बन रहा है, तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका चारों हैं और चीन को चीन पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास चल भी रहे हैं और चीन की जो बौखलाहट है वो दिखाई भी देती है। उसको पता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो हमारी घेराबंदी कर चुका है। ताइवान में बार-बार ये धमकियाँ ज़रूर देता है, कभी-कभी उनके एयर स्पेस का उल्लंघन भी करता है, लेकिन ताइवान पर आज तक अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इसी तरीके से पूर्वी लद्दाख में जो जवाब दिया हमारी सेना ने, उसके बाद से चीन की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन इतना कुटिल देश है ये कि इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते और आत्ममुग्धता में आप उन खतरों को अनदेखा नहीं कर सकते, जो भविष्य में किसी भी समय आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। इसलिए जितने भी ये देश हैं जिनके आपने अभी ज़िक्र किया कि छोटे-छोटे टापूनुमा देश हैं, ये सारे के सारे भारत के लिए जी। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अगर भविष्य में हमें चीन से पंजे लड़ाने पड़ गए तो। और यही वजह है कि छोटे-छोटे दिखने वाले, समझे जाने वाले देशों में भी कभी हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, कभी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यानी सतत संपर्क में हैं उन देशों के। और बहुत सारे समझौते ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती है जी। कि किस समय आपको क्या चाहिए वो हम उपलब्ध कराएँगे, हमको क्या चाहिए आप ऐसे समय हमें उपलब्ध कराएँ। तो ये तभी बनता है जब आप जाकर के उनके राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत करते हैं। वही काम कर रहे हैं नरेंद्र। बिल्कुल। और सर, भारत की सबसे अच्छी बात ये कि भारत की नीति विस्तारवादी नहीं है। दूसरे देश की जमीन पर या पोर्ट्स पर कब्जा करने की भारत की नीति नहीं रही है। इसलिए जो परस्पर विश्वास का माहौल है ये बनता है छोटे देशों के साथ भी। लेकिन आप ये देखिए कि पीएम मोदी के इस जलवे को देखकर देश में भी एक जमात है जो जली भुनी बैठी है, हर तरफ से धुआं उठ ही रहा है। फिर सीमा पार भी दो पड़ोसी हैं जिनके जो इस वक्त जले हुए हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीनगर में पहली बार G20 की बैठक हो रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद दुनिया के डेलीगेट्स वहां आ रहे हैं देशों के, और देखिए आप किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान का जलना भी जायज है, और चाइना तो आया ही नहीं है। चाइना के साथ आपने भी नाम गिनाया कि तुर्की नहीं आया है, सऊदी अरब भी शायद नहीं आया है। तो ये देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस जलवे को देखकर तो इनको भी समझ में आ रहा होगा कि भारत के साथ दुश्मनी या भारत के साथ नाराजगी बहुत देर तक चलने वाली नहीं है उनको महंगी पड़ेगी। देखिए, जहाँ तक हमारे देश के भीतर बैठे हुए उनके विरोधियों का प्रश्न है, तो चाहे विदेशों में मिलने वाला उनको सम्मान हो, चाहे देश के भीतर किए जा रहे उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों का श्रेय हो, वो नहीं चाहते कि इस सब का श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को मिले, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार तो बहुत बुरी तरीके से चपत खा चुके हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। अभी 2024 कोई बहुत दूर रह नहीं गया है, बस एक छलांग लगाओ 2024 में है। अब ये जितना भी कुछ इस समय हम दृश्य देख रहे हैं कि आपका जो ऑर्डिनेंस आया है, अब उस ऑर्डिनेंस को लेकर के भी भारत भ्रमण पर निकल जाना, दिल्ली के मतलब एक छोटे से शहर-नुमा राज्य के मुख्यमंत्री का भारत भ्रमण पर निकलना, जो काम वो अलग-अलग प्रदेशों की राजधानी में जाकर के नेताओं के साथ मुलाकात करके कर रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं, ये तो टेलीफ़ोन कॉल करके सबसे बातचीत हो कर सकता सकते थे। लेकिन बिल्कुल। फिर जो जो दृश्य हैं वो कैसे दिखाई देते कि ममता हम्म। बनर्जी के साथ बैठे हुए हैं,
अपने कुछ और लोगों के साथ भी बैठे हुए हैं। वहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, नरेंद्र मोदी पर अटैक हो रहे हैं। ममता बनर्जी को भी मौका मिल गया है, चलो भई 2-4 सेंटेंस मैं भी बोल दूँ। फिर कल महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, परसों शरद पवार से मिलेंगे, तो 2 दिन और कैमरों के सामने बैठने का, बला 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 करने का मौका मिलेगा। फिर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो ये एक्चुअल में शो का एक और आज छोटी सी घटना हुई। छोटी सी घटना क्या हुई कि मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना था। पेश कर भी दिया गया, उनको 1 जून तक के लिए जेल फिर से भेज भी दिया गया। लेकिन एक छोटी सी घटना बीच में हुई कि जैसा आजकल के मीडिया का एक तौर तरीका बन गया है, मैं तो इसको नैतिक पतन की पराकाष्ठा कहूंगा जो ये आजकल का मीडिया कर रहा है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या भी इसीलिए हुई कि ये लोग उनकी न्यायिक और जुडिशियरी हिरासत के बावजूद उनकी बाइट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जैसे सारी सीमाएं, मर्यादाएं, परंपराएं सब तोड़ करके रख दी गई। वहां मीडिया की वजह से एक तरीके से वो मारे गए दोनों, और यहाँ भी मनीष सिसोदिया जो न्यायिक हिरासत में है, वो अगर पुलिस की अभिरक्षा में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, तो फिर मीडिया वहां पहुंच करके उनसे पूछ रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और वो चलते चलते कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। तो मीडिया से वो बात ना कर पाए, इसके लिए पुलिस ने प्रयास किया, और उसको आप देखिए क्या इन्होंने तोड़ दिया है, दिल का ताड़ बना के रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया जी के साथ मिसबिहेव किया गया, उनकी गर्दन पकड़ी गई, उनका कॉलर पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अहंकारी बता दिया। पहली बात तो ये है कि गिरेबान में झांक करके देखें, आप किन आरोपों के तहत गिरफ्तार हुए हैं। आप पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं, और वो भ्रष्टाचार के आरोप भी शराब घोटाले में लगे हुए हैं। शराब घोटाले में, जिसको मतलब और भी हे दृष्टि से देखा जाता है। इसके बावजूद इतना दुस्साहस कहां से लेकर के आते हैं कि जब भी मौका मिलता है, कैमरे दिखते हैं, तो सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। क्योंकि इन लोगों को सबको पता है, ये जो गमलों में उगे हुए कुकुरमुत्ते हैं, इनको सबको पता है कि तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है, और अगर तुमको आगे बढ़ना है, और अगर तुमको राजनीतिक स्कोर करना है, या मोदी विरोधियों को खुश करके उनको अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करना है, तो फिर मोदी पर ही अटैक करो। जो पुलिस है वो आमतौर पर सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन है, नरेंद्र मोदी के अधीन नहीं। जो भी जांच चल रही है, ईडी की हो, सीबीआई की हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रस्ताव पर होम मिनिस्ट्री ने ही आयत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसने वो प्रस्ताव भेजे, वो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। तो इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए। लेकिन हर चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर पर अटैक ही इसलिए होते हैं कि इनके लाख प्रयासों के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, उन पर कोई दाग नहीं चिपक रहा है। क्योंकि दाग तो उस पर चिपकता है जिसकी छवि वैसी हो, या जो इतना बदनाम हो अतीत की कुछ घटनाओं की वजह से। वैसा तो है नहीं। अभी आपने ये भी देख लिया, और दर्शकों को भी याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी गौतम अडानी से संबंधित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के, उसने एक तरीके से क्लीन चिट दे दी। उस कमेटी ने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ी ही नहीं है, प्रथम दृष्टया कोई गड़बड़ी नहीं। अब क्या करेंगे ये, इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने हंगामा किया, इन्होंने ऐसे ऐसे मीम बना करके प्राइम मिनिस्टर की छवि को खराब करने की कोशिश की कि जिससे लगे कि प्रधानमंत्री और तो कुछ कर ही नहीं रहे देश में, सिर्फ गौतम अडानी का कारोबार चला रहे हैं। तो ये जो विपक्ष बार बार एक्सपोज होता है, वैसा ही कुछ इस समय देखने को मिल रहा है। ये सब गमलों में उगे हुए
पौधे हैं जो जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो तिलिस्म इतना बड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी का कि दुनिया भर में तारीफ हो रही है और यहाँ देश के भीतर उनकी रत्ती भर भी लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है, तो कैसे इस तिलिस्म को तोड़ा जाए? इसलिए रोज रोज बिल्कुल ये बयानबाजी होती बिल्कुल सर, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी और इस तरह एक छोटे मतलब अध्यादेश को लेकर आप सही कह रहे हैं कि देश भर के भ्रमण पर अरविंद केजरीवाल निकल गए, लेकिन फिर वो करें भी क्या सर? एक मंत्रालय तो कोई उनके पास है नहीं, काम धाम तो कुछ है नहीं, शीश महल में बैठकर आराम ही कर रहे होते हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से जो शीश महल बनाया, तो चलिए कुछ काम तो कर रहे हैं, कम से कम भ्रमण पर जा रहे हैं। अब देखिए ना, साथ में भगवंत मान को ले लेते हैं, जहाज उनका इस्तेमाल हो जाता है, आराम से चले जाते हैं, तो खर्चा तो जनता के पैसे का ही कर रहे हैं ना वो, ये सब करके भी जो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान और चाइना को देखिए ना, वो दोनों भी कितने जले भुने बैठे हैं। बिलावल भुट्टो पीओके में आकर बैठ गए, जैसे ही ये G20 का सम्मेलन 22 तारीख को शुरू हुआ, वो 3 दिन के पीओके के दौरे पर पहुंच गए, क्योंकि नजरें उनकी भी कश्मीर पर है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते थे कश्मीर को लेकर, अब वो प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हो गया है, दुनिया भर के लोग आकर देख रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां तो गो बैक के नारे लगे हैं पीओके में बिलावल भुट्टो के लिए, और वहां तो केवल पीओके की बात नहीं है अंजू जी, गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, और उधर अगर नीचे चले जाएं तो बलूचिस्तान, सिंध, मतलब सब परेशान हाल हैं इस समय। जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। बिजली नहीं है, यहाँ तक के आटा नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, और प्राइस राइस जो है वो इतना ज्यादा है कि लोग बिलबिलाए हुए हैं, सड़कों पर हैं। गिलगिट में, बाल्टिस्तान में तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तीसरा या चौथा दिन है, उस दिन वो कह रहे थे कि हम अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे अगर सरकार ने बेशर्मी बंद नहीं की तो। और पीओके में भी, वहां भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमाएं खोल दो, हम तो भारत में ही मिलना चाहते हैं। आपने अगर देखा हो, मैं तो अक्सर जाता हूं, जो इनके यूट्यूबर हैं या जो मीडिया के प्रमुख चेहरे हैं, उनके वीडियो सुनने के लिए, मतलब इतना जबरदस्त यू टर्न है उनके उनके सोच में, उनके थॉट में, उनके कंटेंट में। मुझे आश्चर्य होता है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब के वहां के मीडिया के जो सुर थे और आज के जो सुर हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। आज वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की दुनिया भर में पूछ बढ़ गई है, सम्मान बढ़ गया है, जो भारत का पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं वहाँ की एक एक्टर्स का बयान पढ़ रहा था, वो बता रही थी कि मैं किसी इंडियन मूवी के लिए असाइन हुई थी और हम लोग किसी देश में शूटिंग के लिए गए थे। एयरपोर्ट पर जब कस्टम विभाग जो है सब चीज़ों को देखता है और एंट्री होती है, तो बोला सारे इंडियंस पासपोर्ट धारी तो सब निकल गए और मुझे रोक लिया गया, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था। और जद्दोजहद के बाद मुझे करीब 40 मिनट बाद, सारी तहकीकात करने के बाद वहाँ से छोड़ा गया। तब तक जो इंडिया का क्रू था मेरे साथ फिल्म का, वो मेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी औकात ये रह गई है दुनिया में कि हमारा पासपोर्ट देख करके दुनिया भर के देशों के हवाई अड्डों पर भी हमें रोक लिया जाता है। तो इनकी औकात यही है। इस समय जो हाल चल रहा है पाकिस्तान का, वो आप देख रही हैं। चाइना के बारे में अंदर से खबरें तमाम आ रही हैं, पता नहीं कब विस्फोट होगा। कि इकोनॉमिकली जो है चाइना भी बहुत बुरी स्थिति में है, कब कोलैप्स करेगा, कब वो सारी चीजें सामने आएगी पता नहीं। पर ये जो भारत इस समय कहना चाहिए कि उठान पर है और जो टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को, तो इससे हमारे पड़ोसियों को परेशानी नहीं होगी क्या? और ख़ास तौर से जो हमारे कुछ ज़्यादा ही शुभचिंतक रहे हैं, जिन्होंने अतीत में हमारे लिए ज़्यादा ही मुश्किलें पेश की हैं,
तो उनकी परेशानी तो समझ में आती है। बिल्कुल सर। और जो लोग ये कहते थे ना कि पीएम मोदी दूसरे देशों के दौरे कर करके क्या करते हैं, तो पीएम मोदी ने पहले टेन्योर में तो पाकिस्तान का काम किया है और दूसरे में चाइना का काम कर दिया है। और दोनों देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कैसे अलग थलग पड़े हुए, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है, जब पीएम मोदी को हर देश पूछ रहा है, हर देश उनका गुणगान कर रहा है, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आए, तो फिर हमारे इन पड़ोसियों को तो जलन होगी होगी। और जो देश में लेफ्ट लिबरल जमात है वो भी जलेगी भुनेगी। अभी तो राहुल गांधी ने भी अमेरिका के दौरे पर जाना है इसी महीने के आखिर में, पीएम मोदी से पहले दौरा करने जा रहे हैं, तो फिर लंदन जैसे काम हो वहां पर भी करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तमाशा तो होगा ही उसका भी। अभी तो ट्रक पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 3-4 फोटो आए हैं, किसी ट्रक की खिड़की पे लटके हुए हैं, फिर ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं, फिर ट्रकों के ड्राइवर के साथ बैठ करके कुछ गप्पे सप्पे कर रहे हैं। तो अभी तो ये दृश्य आ रहे हैं उनके। अब आप देखिए ना कि इस परिवार के लोग, एक जमाना था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो समुद्र के बीच में हमारे एक जो लड़ाकू विमान कैरियर हैं, ऐसे एक पानी के जहाज को बुलाया गया था और उस पर अमिताभ बच्चन की फैमिली, उसमें इटली के इनके रिश्तेदार, सोनिया गांधी, बच्चे, ये सब छुट्टियां मनाया करते थे। एक और चित्र, एक और वीडियो है जिसमें इंदिरा गांधी, आपकी सोनिया गांधी, ये दोनों बच्चे ये दिखाई दे रहे हैं केक काटते हुए, हवाई जहाज में केक काटते हुए। तो ये इनके जलवे रहे हैं, ये इनकी नफासत रही है। आज अगर ये कभी स्टेशन पर पहुंचते हैं, कुलियों से बात करते हैं, कभी ट्रक की खिड़की पर लटके हुए दिखाई देते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों से बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये नौबत कैसे आ गई, ये इस हाल में कैसे पहुंच गए, कभी ठंडे दिमाग से जरा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप सत्ता में रहते हुए घमंड में चूर रहते हैं और करते कुछ नहीं, आज जो देश बदला हुआ दिखाई दे रहा है, आप हाईवेज देख लीजिए, एक्सप्रेसवेज देख लीजिए, एयरवेज देख लीजिए, वाटरवेज देख लीजिए, और इकोनॉमी के मामले में देख लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें स्थान पर पहुंच गई दुनिया में। ये कैसे हो गया? और एक लंबा दौर हमने और आपने देखा है अंजू जी, हर चीज के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। आपको बिजली का बिल भरना हो, आपको पानी का बिल भरना हो, आपको फोन का बिल भरना हो, आपको कोई टिकट बुक कराना हो रेलवे का, कुछ भी करना है, आपको गैस सिलेंडर भी लेना है, तो लाइन में लग जाओ। इसी तरीके से सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगते थे, 2.5-3 घंटे तक जामों में फंसे रहते थे। तो पूरे देश को जाम में फंसा करके रखा हुआ था। पैसे की कमी तो पहले भी नहीं थी, नीयत की कमी थी, विजन की कमी थी, और लोगों को राहतें देने के बजाय वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। आज वो सब नहीं हो रहा है, तो इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या ये गर्व की बात नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद देश को अपनी संसद मिलने जा रही है? देश के सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री एक जगह सेंट्रल विस्टा में आपको देखने को मिलेंगे। आपका कितना समय घटेगा, कितना पैसा जो बर्बाद होता है वो घटेगा, और जो किराए की बिल्डिंग में 1000 करोड़ 1600 करोड़ के आसपास किराया जाता था वो बचेगा आपका। प्रधानमंत्री को नया ऑफिस मिलने जा रहा, नया रेजिडेंस मिलने जा रहा, उपराष्ट्रपति को नया कार्यालय और रहने का स्थान मिलने जा रहा है। ये गर्व करने की बात नहीं है क्या? अभी तक मैं एक किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि अगर आपको वाकई आजादी का भाव पैदा करना था देश के लोगों के दिमागों में, और जो गुलामी की मानसिकता थी उसको उतार करके फेंकना था, तो 1947 में जब आजादी मिली, पार्लियामेंट को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई और दी हुई सौगात थी। ये निशानियां खत्म हो जानी चाहिए। तो आज जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है तो भी राजनीति हो रही है, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कहा जा रहा है कि जी
प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। और ये कहने वाला कौन चेहरा है? राहुल गांधी, जिसकी दादी ने संसदीय सौंध का, एनेक्सी का उद्घाटन किया था, जिसके पिता राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संसदीय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। वो कह रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आप लोग नफरत करते हो, इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए। ये तो सारा इनिशिएट ही नरेंद्र मोदी ने किया है, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन ये इन चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो 2024 जरा नजदीक आने दीजिए, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, और भगवान राम का मंदिर भी है जो जनवरी 2024 में देश को समर्पित होने वाला है। ये सब अपने कपड़े देखिए, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। बिल्कुल सर, क्योंकि इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ना कि संसद का जो नया भवन बन रहा है उसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को चला जाएगा। जब वो उद्घाटन करेंगे तो शिलान्यास पर उनका नाम लिखा जाएगा। ये सब बातें ऐसी जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए इन्होंने उस पर अनुसूचित जनजाति का कार्ड भी खेल दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को इससे दूर नहीं रखा जाना चाहिए। आप सोचिए, अगर इतने ही अनुसूचित जनजाति के प्रति इनका प्यार था तो जिस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब सबने समिति से क्यों नहीं उनको चुन दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को? तब क्यों राजनीति की? ये कांग्रेस पार्टी, तब तो अलग से इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो ये सब सर दोगले हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से पीएम मोदी को नीचा दिखाया जाए। लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से उनकी शौहरत बुलंदियां छू रही है, उससे इन सबको मिर्ची तो लगेगी ही। तो ये एक ऐसा मुद्दा है सर जिस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन समय की भी कमी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी ओंकार जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, याद करने। थैंक यू सो मच।